इस व्यंजक के द्वारा आपका दिया जाता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये जो व्यंजक है ये 1/2, अंदर में x1 के गुणा में y2 माइनस y3, फिर x2 y3 माइनस y1, फिर प्लस x3 y1 माइनस y2। इस व्यंजक के द्वारा, इस व्यंजक को हम अगर सारणिक के रूप में लिखना चाहें तो बच्चों डेल जिसको हम त्रिभुज का क्षेत्रफल बोलते हैं, इसको डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डेल इक्वल टू 1/2, और सारणिक में आपको दिखेगा x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3 एंड 1 1 1। ये एक सारणिक जो है 1/2 बाहर से गुणा कर दिया इस सारणिक को, ये त्रिभुज के क्षेत्रफल को दे देगा। जब हम इसको ओपन करेंगे C1 के रेस्पेक्ट में, C1 के अनुदिश अगर हम इसका प्रसरण कर दें बच्चों, तो हमें ये व्यंजक प्राप्त हो जाएगा। देखिए C1 के अनुदिश जब हम करेंगे x1, पहले x1 आएगा, x1 के गुणा में इसकी पंक्ति और स्तंभ को छोड़ेंगे तो y2 माइनस y3 बनेगा, जो उपसारणिक है वो, तो ये y2 माइनस y3। फिर x2 का चिन्ह माइनस आता है, आप जानते हैं, x2 का माइनस चिन्ह लगाएंगे और x2 की पंक्ति और स्तंभ को छोड़ेंगे आप, तो आपका बनेगा y1 माइनस y3, जो माइनस का चिन्ह अंदर जाके उल्टा कर देगा, y3 माइनस y1 कर देगा। फिर आपका तीसरा पॉइंट है x3, तो C1 का जो तृतीय अवयव है x3 के रेस्पेक्ट में उसके गुणा में उसका उपसारणिक जब रखेंगे तो उपसारणिक बनेगा y1 1 y2 1, तो y1 इंटू 1 इज y1 एंड y2 इंटू 1 इज y2, y1 माइनस y2 आपको गुणा में यहाँ नजर आएगा। तो देखा बच्चों, आपने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला था जिसके शीर्ष क्या हो क्रमशः x1 y1 x2 y2 x3 y3। इस व्यंजक से आपने उस त्रिभुज के क्षेत्रफल को दिया था। आप सारणिक रूप में इसको बदलें तो ये मान दोनों बराबर होते हैं। अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल इस सारणिक के द्वारा दिया जा सकता है, 1/2 के गुणा में लिखा जाता है। तो देखिएगा मैंने ये लिख दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल सारणिक के रूप में ये आपका 1/2 से बाहर गुणा करना होता है। इसके शीर्ष क्या है, x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आई, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए ये 3 बिंदु हैं आपके, त्रिभुज बन रहा है, मान लीजिए ये A है, ये B है, ये C है। जैसे जैसे A नीचे आता जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल कम होता चला जाएगा। A मान लीजिए नीचे आ रहा है, जैसे ये A यहाँ पहुंच जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। जैसे ही A BC पर पहुंचेगा, A BC क्या बन जाएंगे, संरेख बन जाएंगे। तो संरेखता का नियम यहाँ से आता है कि 3 बिंदु x1 y1 x2 y2 और x3 y3 के संरेख होने का प्रतिबंध क्या है साहब, इन तीनों से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। 3 बिंदुओं के से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल आपने अभी भी देखा था, सारणिक के द्वारा दिया जाता है 1/2 गुणा में सारणिक, और सारणिक में क्या क्या बिंदु, x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। उस सारणिक से आप देते हैं ये त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो 1/2 अगर 0 में चला जाए तो इस सारणिक का मान अगर 0 हो जाए तो हम कह देंगे कि x1 y1 x2 y2 x3 y3 क्या है, संरेख हैं, एक ही रेखा पर उपस्थित हैं। तो ये बात यहां से निकल आती है कि 3 बिंदुओं के संरेख होने का प्रतिबंध आपने देख लिया, उनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाए तब। ये देखिए मैंने यहाँ लिखा है 1/2 को मैंने 0 में गुणा कर दिया, क्योंकि आपकी अदिश राशि थी जो नॉन जीरो थी, 0 में जाके 0 होगी। तो इस सारणिक का मान जब 0 हो जाता है तो ये 3 बिंदु जो हैं आपके x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये क्या हो जाते हैं बच्चों, ये संरेख हो जाते हैं। ये आप देख रहे हैं। अब एक रेखा का समीकरण हम बनाएंगे, किस तरह से कि रेखा का समीकरण बना सकते हैं, 2 बिंदु x1 y1 और x2 y2 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। देखिए ये मान लीजिए आपके पास 2 बिंदु हैं, पहले यहां बात कर लेते हैं हम कि एक बिंदु है A और एक बिंदु है B। इसका नाम है, A का नाम है x1 y1, यहाँ इसके कोऑर्डिनेट बताए गए हैं, और कोऑर्डिनेट x2 y2 दूसरे बिंदु के बताए गए हैं बच्चों। अब आपसे कहा जाए एक चर बिंदु P ले लिया जाए इस रेखा पर जो स्थित है x, y, एक चर बिंदु की आर्बिट्रेरी कोई भी पॉइंट आप ले लें, स्वेच्छ बिंदु ले लें जो चर बिंदु है, इस रेखा पर कहीं भी जा सकता है। देखिए इस P बिंदु का बिंदु पथ इस रेखा को बना देगा यदि ये P बिंदु कहाँ रहे, हमेशा इस रेखा पे रहे। जैसे जैसे जहां जहां ये जाए हम ऐसे प्रतिबंध लगा देंगे इस पे कि P इस रेखा से बाहर न जा सके, मतलब AB के बाहर न जा सके। AB वाली रेखा पे अगर P रहेगा तो P को AB के संरेख होना होगा।
अगर P यहां चला जाता है तो A और B के संरेख नहीं रह पाता है। देखिए, यानी कि बिंदु A B के संरेखता के नियम में अगर अपन P का प्रतिबंध स्थापित कर दें तो P का बिंदु पथ इस रेखा को बना देता है। तो मैं कहना चाहूंगा कि A और B से गुजरने वाली रेखा का समीकरण मुझे बनाना है, x1 y1 और x2 y2 से गुजरने वाली रेखा का, तो एक चर बिंदु P x, y को A तथा B के संरेखता के नियम में प्रतिबंधित मैं कर देने वाला हूं। संरेखता का नियम आप जानते हैं, अभी अभी आपने पढ़ा, क्या सारणिक का मान 0 हो जाए, 3 बिंदुओं से बनने वाले सारणिक, जैसे कौन कौन, x1 y1, x2 y2 और x3 y3। यहां पर एक बिंदु अपन ने क्या ले लिया, pxy। तो यहां से बच्चों का निकल कर आता है समीकरण, आपने 11वीं क्लास में रेखा का समीकरण भी पढ़ा होगा। चर बिंदु सबसे पहले लिख दिया अपन ने, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी लिख सकते हैं, x, y, x1 y1 x2 y2 तीनों बिंदु, और 1 1 1 तीसरा स्तंभ ले लिया, बराबर 0। इस सारणिक का मान 0 हो गया तो आप कहेंगे x, y x1 y1 x2 y2 क्या रहेंगे, क्या प्रतिबंध लग गया इन पे, संरेख रहेंगे। और संरेख रहेंगे तो P जो है, P का बिंदु पथ क्या हो जाएगा, एक रेखा का समीकरण आपको प्रदान कर देगा। तो यहां से आपको एक सरल रेखा का समीकरण प्राप्त हो जाता है बच्चों। तो ये सरल रेखा के समीकरण का आपका प्रतिबंध हो गया। आगे देखिए, कुछ क्वेश्चन लेंगे हम। क्वेश्चन लेते हैं, एक त्रिभुज को क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष क्रमशः ये दिए गए हैं। देखिए, ये आपका x1, y1 हो गया पहला बिंदु, x2, y2 हो गया आपका, और ये x3, y3 हो गया आपका। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। याद कीजिए, 1/2 आपका सारणिक में क्या लेते हैं, x1 y1 x2 y2 तीनों बिंदुओं को स्थापित करते हैं 2 कॉलमों में, x3 y3, और तीसरा कॉलम 1 1 1 ले लेते हैं। ये व्यंजक, ये जो वैल्यू आएगी, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। x1 y1 x2 y2 x3 y3 की वैल्यू यहां पुट कर देंगे। इंप्लाइज दैट 1/2, देखिएगा प्रथम बिंदु 3, 8, दूसरा -4, 2, तीसरा बिंदु 5, 1, और तीसरा स्तंभ 1 1 से ले लिया। ये आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया बच्चों, डेल की वैल्यू। अच्छा, अब इस सारणिक की वैल्यू हम 2-3 विधियों से निकाल सकते हैं। एक तो आपको सारूस विधि यानी कि लघु विधि बताई गई थी, आप इस तरह से गुणा करके, आपने पहले सीखी हुई है भाग में। दूसरी विधि आपको बताई थी कि किसी भी पंक्ति या स्तंभ के सापेक्ष प्रसरण करके भी आप इसका मान निकाल सकते हैं। तीसरा आपने सीखा था कि गुणधर्मों का उपयोग करके, सारणिक के जो गुणधर्म हैं उनका उपयोग करके एक पंक्ति या स्तंभ में मैक्सिमम 0 ले आते हैं और फिर उसके अनुदिश क्या कर देते हैं, प्रसरण कर देते हैं। देखिए, यहाँ पर 1 1 1 C1 में है, मैं C1 का प्रयोग करके इस 8 को और 3 को 0 बना दूं तो भी मैं बड़ी आसानी से इसको कर सकता हूं। तो देखिए, मैं कुछ गुणधर्मों का उपयोग करना चाहूंगा आपके सामने। मैं कहूंगा कि C1 को चेंज कर दीजिए, C1 -3 C3 कर दीजिए, C2 को भी चेंज कर दीजिए। C2 को चेंज कैसे करें, C2 माइनस आप 8 C1 कर दीजिए, 8 C3 का प्रयोग कर लेते हैं दोनों में। चलिए करते हैं, डेल इक्वल टू 1/2 बाहर में रखा हुआ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल है आपका। ये वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि 3 से गुणा करोगे 1 को घटा दोगे, 3 से गुणा करोगे घटाओगे -7 हो जाएगा बच्चों का। 3 से गुणा करोगे और घटाओगे तो यहां पर 2 हो जाएगा। 8 से गुणा करके घटाओगे, यहां कितना आ जाएगा, 0। यहां आप 8 से गुणा करके घटाओगे तो यहां -6 आ जाएगा, और 8 से गुणा करके घटाओगे तो यहां -7 आ जाएगा। और देखिए, ये आपका जो अंतिम स्तंभ है 1 1 1, ये आपके सामने आ जाता है। इस तरह से आप कर देते हैं। अब क्या करें, अब इसको आगे कैलकुलेट करते हैं। देखिए कितनी वैल्यू आपके सामने आती है, डेल इक्वल टू 1/2 किसके अनुदिश प्रसरण करूं, R1 के अनुदिश। तो बच्चे कहेंगे R1 के अनुदिश आपने क्या कह दिया, प्रसरण कर दिया। प्रसरण कर दिया तो देखिए मान कितना आएगा आपका, आप ब्रैकेट लगा देते हैं, और ये 1 वैल्यू है आपके पास, ये तो 0 हो गई, इनके उपसारणिक गुणा करने की जरूरत है नहीं। 1 का साइन क्या होता है, पॉजिटिव, और इसका उपसारणिक क्या आएगा, पंक्ति और स्तंभ को छोड़ने के बाद -7
-6 2 -7 आपका ये उपसारणिक बनेगा। डेल की वैल्यू देखिएगा यहाँ पर 1/2 और ये वैल्यू 7 को 7 से करेंगे 49 हो जाएगा आपका, और 6 दूनी 12 और माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस का आपका कितना बनेगा 12 बनेगा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका देखिएगा 9 और 2 11 1 4 1 5 और 6 61/2 वर्ग इकाई। ये आपका इसका क्षेत्रफल आ गया बच्चों। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब अगले प्रश्न की ओर नजर डालते हैं। अगला प्रश्न कहता है, उदाहरण संख्या 18 जो है आपकी कहती है सारणिकों का प्रयोग करके ए तथा बी को जोड़ने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। हमने प्रतिबंध पहले ही निकाल दिया है। एक बिंदु P x, y के साथ संरेख इन दोनों बिंदुओं को कर देंगे और फिर उसका समीकरण निकाल देंगे। दूसरी बात, k का मान ज्ञात कीजिए। यदि बिंदु D एक नया बिंदु है जिसके निर्देशांक है k, 0 इस प्रकार है कि त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल कितना 3 वर्ग इकाई है, तो इस बात से हम k का मान भी निकाल देंगे। तो दो प्रश्न इसके अंदर छुपे हुए हैं, दोनों प्रश्नों को करते हैं। किस प्रकार करेंगे बच्चे देखिएगा। पहला प्रश्न, पहले का हल अपन निकालें। क्या निकालना है, बिंदु A यानी कि 1,3 तथा बिंदु B 0,0 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण, ये आपको निकालना है बच्चों। इसका समीकरण निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, प्रतिबंध आपको पता है। प्रतिबंध मैं आपको दोबारा लिखा देता हूं। x y एक चर बिंदु लिया था, x1 y1 यानी कि 1,3 ले लीजिए, और आपका x2 y2 मतलब 0,0 ले लीजिए। 1 1 1 ये जो सारणिक बनता है 1/2 से गुणा कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, क्षेत्रफल, और 1/2 0 में चला जाएगा, तो यही प्रतिबंध आपका रेखा का निकल कर आया था। चलिए आगे बढ़ाते हैं बात को। इम्प्लाइज दैट, देखिए मैं किसके अनुदिश इसका प्रश्न करूं, आपकी R3 के अनुदिश कर दूं, इसमें मैक्सिमम 0 है, तो आप कह सकते हैं R3 के अनुदिश प्रसरण किसका, सारणिक का। कर देते हैं, एक ही बिंदु 0 से गुणा होकर उपसारणिक 0 ही हो जाएंगे। एक ही बिंदु 1 का उपसारणिक लिखना है, 1 का चिन्ह पॉजिटिव होता है। उपसारणिक इसका कितना होगा, पंक्ति और स्तंभ को छोड़कर x y 1 3 = 0। आप आगे देखेंगे, ये 3x से मल्टीप्लाई होगा 3x और y 1 से मल्टीप्लाई होगा -y = 0। ये आपका रेखा का समीकरण मिल गया। आप इसको लिखना चाहें y = 3x तो ये लिख देते हैं, ये भी लिखा जा सकता है। देखिए y = 3x का मतलब 3 तो इसकी प्रवणता हो गई रेखा की, और इसमें c का मान 0 है, अतः ये मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा आपकी होगी। तो इस तरह से आप इसका फर्स्ट जो पॉइंट था उसको क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद देखिएगा अगले की बात करते हैं। अगला क्या पूछ रहा था, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। आगे आपसे पूछा गया है, एक बिंदु D आपको दिया गया है जिसके निर्देशांक है k, 0, तो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल 3 वर्ग इकाई है। तो दिया हुआ है प्रश्नानुसार, देखिएगा प्रश्नानुसार त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल कितना दिया गया है आपको, 3 वर्ग इकाई। तो इसका निरपेक्ष मान लिया जाता है बच्चों 3 वर्ग इकाई। क्यों लिया जाता है, इस वजह से लिया जाता है बच्चों कि जब भी अगर आपके सारणिक विधि से आप जिस व्यंजक को सॉल्व करते हैं उस व्यंजक की वैल्यू ऋणात्मक आ जाती है, तब भी आप उसको निरपेक्ष मान लेते हैं, यानी कि जो क्षेत्रफल होता है वो सदैव धनात्मक रहता है। अगर -3 आ जाता तो भी आप उसको क्षेत्रफल को कितना कहते, 3 कहते। अगर पॉजिटिव आता तो 3 कहते ही। इसलिए इसका निरपेक्ष मान लिया जाता है। जो भी वैल्यू आएगी उसको धनात्मक बना के हम क्षेत्रफल, दूरी वगैरह को परिभाषित करते हैं। तो यहाँ पर मोड़ लगाया जाता है। जब मोड़ हटता है तो एक तरफ, समीकरण के एक तरफ प्लस माइनस के 2 चिन्ह आते हैं, ये बात आप जानते ही होंगे। तो देखिए त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल मैं बताता हूं। एक बिंदु का मतलब क्या है, 1/2, और ये सारणिक आ गया आपका। प्रथम बिंदु 1,3 x1 y1, दूसरा 0,0, तीसरा बिंदु k, 0, और स्तंभ हो गया 1 1 1। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल 3 बिंदुओं से किस से, A, B और D से बनने वाला बराबर निरपेक्ष मान, यानी कि ये आपने इसका मापांक लगा दिया। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं।
आप R2 के रेस्पेक्ट में इसका प्रसार कर सकते हैं या फिर आप C2 के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं। दोनों ही तरीकों से कर सकते हैं क्योंकि मैक्सिमम 0 है। चलिए मैं R2 के रेस्पेक्ट में कर देता हूं। R2 के अनुदिश प्रसरण करने पर देखिएगा क्या निकल कर आता है। 1/2 आपका है, प्रसरण कर रहे हैं, ब्रैकेट लगा देता हूं। देखिएगा ये इसका चिन्ह, इसकी जो R2 में जो ये है 1, इसका चिन्ह कैसा आएगा, साइन नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव। स्थिति देखिए, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 2 और 3 5 यानी कि नेगेटिव आना चाहिए, तो -1 से गुणा होगा ये। और दूसरी बात, उपसारणिक जो आएगा देखिएगा, पंक्ति को और स्तंभ को छोड़ने से 1 3 K0 आपको मिल जाता है, ये उपसारणिक हो गया। और इक्वल टू 3 का मापांक सामने देखिए 1/2, ये आपका बाहर में क्या लगा, माइनस लगा। ये ब्रैकेट में देखिए 1 × 0 0 -3K, ये आपका मिल गया, इक्वल टू 3 का निरपेक्ष मान। माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर देखेंगे आप 3/2 K और मापांक घटाने से +-3 आ जाता है आपका। आप आके देखेंगे, एक बार प्लस का चिन्ह ले लेंगे, एक बार माइनस का, तो पॉजिटिव चिन्ह लेने पर आपका K की वैल्यू कितनी आ जाती है, K इक्वल टू 3 × 2/3 इक्वल टू 2। अब नेगेटिव चिन्ह लेने पर K इक्वल टू वैल्यू कितनी आ जाती है आपकी, -3 लेंगे तो -3 × 2/3, 3 से 3 कट तो -2, तो K की दो वैल्यू -2 और 2 आपको प्राप्त हो जाती हैं बच्चों। इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को कर लिया बच्चों। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।